टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12 के अकाउंट में अंशों के निर्गमन से संबंधित प्रक्रिया को हम पढ़ रहे हैं कि उसमें जब अंशों का निर्गमन किया जाता है तो हमें कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज उसमें करना है, और जर्नल एंट्रीज के अलावा हमें अगर रोकड़ पुस्तक में लेखे करने का कहा जाए तो उसको हमें किस तरीके से करना है। अगर रोकड़ पुस्तक में लेखे करने को कहा जाता है तो हम क्या करते हैं कि रोकड़ से संबंधित जो बैंक से संबंधित एंट्रियां हैं वो हम कैश बुक में, जो बैंक वाला कॉलम होता है उसमें करते हैं, और जो ट्रांसफ़र से संबंधित एंट्रियां हैं वो हम जर्नल में करते हैं। लेकिन इस संबंध में हमको एक बात ये ध्यान में रखना है कि जब जर्नल में रोकड़ से संबंधित लेखे भी करने हो और रोकड़ बही में भी प्रविष्टियाँ करनी हो तो ऐसी दशा में जर्नल में सारी प्रविष्टियाँ करनी होगी और रोकड़ बही में भी प्रविष्टियाँ करनी होगी। मतलब हमें जर्नल में भी सारी एंट्री करना है और फिर जो रोकड़ बही से संबंधित एंट्रीज हैं वो हमें रोकड़ बही में ट्रांसफ़र भी करना है। ये बात हमको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके बाद कैश बुक में जब हमें एंट्री करना है तो अब हमें ये देखना होगा कि उसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से उसमें कॉलम बनाए जाएंगे, किन अकाउंट्स को उसमें डेबिट किया जाएगा और किसको उसमें क्रेडिट किया जाएगा। तो ये स्पेसिमेन है कैश बुक का। कैश बुक जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, उसमें एक कैश वाला कॉलम होता था और बैंक वाला कॉलम होता था। तो जो बैंक वाला कॉलम है उसको हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, उसको हम यहाँ बनाएंगे। ऊपर इसीलिए लिखा गया कैश बुक बैंक कॉलम ओनली, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये इसमें कॉलम्स रहेंगे। इसके अलावा क्योंकि ये कैश बुक है तो कैश बुक का क्या रूल है कि जो भी रिसीप्ट्स हैं, जो भी प्राप्तियां हैं वो सब डेबिट साइड में लिखना है और जितनी भी भुगतान है वो सब आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। तो डेबिट साइड में जो भी अमाउंट रिसीव्ड हो रही है कंपनी को वो सारी अमाउंट वो डेबिट साइड में लिख देगा। जैसे शेयर एप्लीकेशन से अमाउंट मिली तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिख देंगे। फिर अलॉटमेंट से मिलने वाली राशि को टू शेयर अलॉटमेंट करके लिख दिया जाएगा। फर्स्ट कॉल से मिलने वाली राशि को टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखेंगे। और अगर कंपनी को कोई कॉल इन एडवांस मिला है तो वो भी इसमें डेबिट साइड में आ जाएगा। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल से मिलने वाली राशि वो भी डेबिट साइड में। मतलब कुल मिलाकर जो भी राशि प्राप्त हुई है वो डेबिट साइड में लिख देना है। इसके अलावा अगर कंपनी ने कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त हो गई थी उसको अगर वो वापस कर रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय शेयर एप्लीकेशन, जैसे एप्लीकेशन की मनी को उसने रिटर्न कर दिया तो बाय शेयर एप्लीकेशन आ जाएगा। इसके बाद डेबिट साइड की पूरी टोटल लगा लेंगे हम। डेबिट साइड की टोटल लगाने के बाद जो यहाँ का टोटल होगा वो यहाँ पर जाकर बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि हमें इस अकाउंट को क्लोज करना है तो किसी भी अकाउंट को जब क्लोज करना है तो उसमें दोनों साइड की टोटल बराबर आना चाहिए। तो टोटल बराबर करने के लिए क्रेडिट साइड में बैलेंस निकाला जाएगा। बाय बैलेंस सीडी करके हम इसकी दोनों साइड की टोटल बराबर कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपको कैश बुक बनाना है जब आपसे क्वेश्चन में डिमांड की जाए, कहा जाए। अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन। जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन उसके अंकित मूल्य पर करती है तो इसे अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन कहते हैं। जैसे 10 रुपये या 100 रुपये के अंकित मूल्य के अंश को 10 रुपये या 100 रुपये में ही निर्गमित कर दिया जाता है तो वो सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन कहलाएगा। अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर कर देती है तो वो प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन कहलाएगा। जैसे किसी अंश का अंकित मूल्य है 100 रुपये और कंपनी ने उसको 110 रुपये में निर्गमित कर दिया या 115 रुपये में निर्गमित कर दिया तो ये जो अंतर की राशि है ये प्रीमियम कहलाएगी। कंपनी अधिनियम 2013 अनुसूची 3 के अनुसार प्रीमियम की राशि को प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। यह एक नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का खाता होता है, इसलिए ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस को शो करता है। तो इससे संबंधित जब भी एंट्री आएगी तो आप उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। जब अंशों की अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन होता है तो वो प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन किया जाता है।
अब अंशों का जब प्रीमियम पर निर्गमन किया जाता है कि तो उसके संबंध में भी उसकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी को मिल जाती है वो कंपनी के लिए एक तरह से पूंजीगत लाभ होता है। तो इस राशि का कंपनी के द्वारा क्या उपयोग किया जाता है, क्या करती है कंपनी इस राशि का, उसके संबंध में अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार प्रीमियम की राशि के उपयोग पर वैधानिक प्रतिबंध है कि कंपनी उसका यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कुछ उद्देश्य ऐसे होते हैं कंपनी के जिनका वो पूरा उस उद्देश्यों को पूरा कर सकती है। तो देखिए कौन कौन से कारण हैं जिसमें वो पूरा कर सकती है उसको। नंबर 1, कंपनी अनिर्गमित अंशों को कंपनी के सदस्यों से चुकता बोनस अंशों के रूप में निर्गमित करने, मतलब जब कंपनी बोनस अंश निर्गमित करना चाहती है तो वो इस प्रीमियम की राशि का उपयोग कर सकती है। कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने में, जब कंपनी का निर्माण किया जाता है तो कंपनी के निर्माण में कुछ खर्च होते हैं जिन्हें प्रारंभिक व्यय कहा जाता है, तो कंपनी इन प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए प्रीमियम की राशि का उपयोग कर सकती है। मतलब प्रीमियम की राशि से वो प्रारंभिक व्ययों को पूरा कर सकती है। कंपनी के अंशों का ऋण पत्रों के निर्गमन संबंधी व्यय, कमीशन, छूट आदि को अपलिखित करने में, जब कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो ऋण पत्रों के निर्गमन में कुछ खर्च करना होते हैं, तो उन खर्चों को भी वो इसमें से पूरा कर सकते हैं। शोध पूर्वाधिकार अंशों या ऋण पत्रों के शोधन पर देय कमीशन की व्यवस्था करने पर। शोध पूर्वाधिकार अंश मतलब एक निश्चित समय के बाद जब कंपनी पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करती है, शोधन मतलब भुगतान करती है, उनकी पूंजी जब उनको वो वापस करती है, तो उस पर या ऋण पत्रों के शोधन पर जो कमीशन दिया जाता है उसमें इसका उपयोग कंपनी चाहे तो कर सकती है। नंबर 5 पॉइंट है हमारा, धारा 68 के अंतर्गत अपने स्वयं के अंशों या प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए प्रीमियम की रकम में से कंपनी लाभांश नहीं दे सकती। कंपनी के चिट्ठे में अंश प्रीमियम खाते का शेष दायित्व पक्ष की ओर रिजर्व एंड सरप्लस संचय एवं आदि के शीर्षक में दर्शाया जाएगा, न कि अंश पूंजी के रूप में। मतलब इसको शेयर कैपिटल में कंपनी नहीं लिख सकती, इसको रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में ये कंपनी के द्वारा बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। अब देखिए, प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व का लेखा कंपनी किस तरह करती है। जब प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन हो तो आवेदन, आवंटन अथवा याचना जैसी भी स्थिति हो, जब भी कंपनी चाहे प्रीमियम की राशि को मांग सकती है, चाहे तो वो आवेदन पर मांग सकती है, चाहे तो आवंटन पर, प्रथम याचना पर, द्वितीय याचना पर, ये कंपनी की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बनाया जाता है और ये अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। यदि कुछ भी उल्लेख नहीं हो तो प्रीमियम की राशि का लेखा आवंटन के साथ किया जाता है। अगर कंपनी ने कुछ नहीं कहा है तो क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि अलॉटमेंट के समय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिया गया है, तो ऐसी दिशा में एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नरेशन हो जाएगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अंश प्रीमियम की जो राशि होती है वो कंपनी के लिए पूंजीगत लाभ होती है और कंपनी इसका उपयोग बोनस अंशों को निर्गमित करने में कर सकती है। अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक, अंशों का अभिदान या न्यून अंकों के अभिदान, मतलब न्यूनतम अभिदान क्या होता है। ये निर्गमित अंशों से कम अंशों के लिए जब आवेदन प्राप्त होता है तो उसको न्यूनतम अभिदान कहा जाता है। जैसे कंपनी ने 1 लाख अंशों के लिए निर्गमन किया, जनता से आवेदन पत्र मंगवाए, लेकिन जनता ने केवल 90,000 अंशों के लिए आवेदन किया, तो ये स्थिति न्यूनतम अभिदान की स्थिति कहलाएगी। अल्प अभिदान होने पर जितने भी आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं उन्हें ही अंशों का आवंटन कर दिया जाता है। इस स्थिति में न्यूनतम अभिदान की राशि तक आवेदन प्राप्त होना जरूरी है। मतलब जब कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों की संख्या से कम संख्या के आवेदन आते हैं तो ये न्यूनतम अभिदान की स्थिति होती है। इसके बाद है अत्यधिक अभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन। जब ख्याति प्राप्त कंपनियां अपने अंशों को जनता में निर्गमित करने के लिए प्रविवरण निर्गमित करती हैं तो
ऐसे अंशों को खरीदने के लिए क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आ जाते हैं, बहुत सारे लोग उसको खरीदना चाहते हैं। अगर कोई कंपनी बहुत अच्छी है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसको बहुत अधिक प्रॉफिट होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके शेयर खरीदना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या होता है, अति अभिदान हो जाता है। जैसे कंपनी ने 1 लाख अंश निर्गमित किए, लेकिन आवेदन आ गए उसके पास 1,20,000 के, तो ऐसी स्थिति में इसे अति अभिदान कहा जाएगा। अब अति अभिदान की स्थिति में भी कंपनी उतने ही अंशों का आवंटन करती है जितने अंश उसने निर्गमित किए हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी ने 1 लाख अंश निर्गमित किए थे और 1,20,000 के आवेदन आ गए तो कंपनी ने 1,20,000 का आवंटन कर दिया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंपनी को जब भी वो अपने अंश निर्गमित करती है तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड में उसको लिस्टेड कराना होता है, और एक बार लिस्ट हो जाने के बाद वो उससे ज़्यादा के शेयर निर्गमित नहीं कर सकती। तो ऐसी दशा में कंपनी के पास 2 विकल्प होते हैं। नंबर 1, या तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आ गया है, जिनको कंपनी कोई भी अंश नहीं दे रही है, उनका अमाउंट कंपनी वापस कर दे, या फिर कंपनी आनुपातिक आवंटन करे। आनुपातिक आवंटन की स्थिति में होता है कि सभी अंशधारियों को शेयर मिल जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा मांगी गई संख्या से कुछ कम उनको अंश की संख्या दी जाती है। जैसे किसी ने 100 अंश मांगे हैं तो उसको कंपनी के द्वारा 80 अंशों का आवंटन किया गया, लेकिन कंपनी सभी को अंश दे देती है। तो ये होती है हमारी अत्यधिक आवेदन की स्थिति। जब अत्यधिक आवेदन होता है तो अंशों का आनुपातिक आवंटन किया जा सकता है और कुछ आवेदकों की राशि लौटा देना और बाकी जो बचे उनको वांछित अंश दे देना। थैंक यू।